मेमोरेंडम देखेंगे ना आप हुँ, हुँ, 1930 हुँ, के हुँ, और 1920 के, हुँ, एफिशिएंसी उन्होंने रखा हुआ है। ये नहीं वो ये कह नहीं रहे कि हम कह रहे कि भई बिल्कुल आप जो क्वालिफाइड नहीं उसको मत लो। हुँ, हुँ। लेकिन आप कुछ मिनिमम तय कर लो, मिनिमम तक हो गया। जो लड़का स्कूल में जाएगा या एम्प्लॉयी जाएगा, वो अपना काम कर सकता है कि नहीं उतना क्वालिफिकेशन दे दो। यस। हाईएस्ट मत दे दो, हाँ, मिनिमम दे दो। मिनिमम दे दो। ये हाईएस्ट के दिमाग है इनके दिमाग में। हाँ, ये कोटा राइट। सन इन लॉ ये सारा और और चीज़ों से कम, लेकिन ये ह्यूमिलिएशन की वजह से सुसाइड पे हुँ, पुश हुँ, करते हो हुँ, आप, हुँ। साइकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हो ना। साइकोलॉजिकल डैमेज हाँ, होता है। ते है। ओबीसी डाटा कलेक्ट करने के लिए। ओबीसी हाँ, ओबीसी डाटा कलेक्ट करने के लिए उसके तहत आपने सही कहा, उसके तहत फिर 3 राज्य ने अपने ओबीसी के सेंसस किए, कर्नाटका ने किया था, हुँ, अभी तेलंगाना ने कास्ट सेंसस किया, बिहार में किया, तमिलनाडु ने भी कुछ किया है। तो वो जो स्टैटिस्टिकल एक्ट है वो अलाउ करता है स्टेट को कि कुछ अच्छा। सर्वे करे। लेकिन मेरा ख्याल है कास्ट का सेंसस इसकी इसकी जो शुरुआत हुई है, वो 2011 से हुई जो नमस्ते इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। देश में इस वक्त जातिगत जनगणना का मुद्दा काफ़ी हावी है। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि अगली जो सेंसस होगी उसमें कास्ट की भी सेंसस होगी और ये कई वर्षों से ये डिमांड थी कि जातियों की भी जनगणना होनी चाहिए। विशेषतः एससी एसटी की जनगणना तो ऑलरेडी होती है, लेकिन ओबीसी के जातियों की जनगणना होनी चाहिए जिससे उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान का मार्ग खुल सकता है। संघर्ष के बाद ये फैसला हुआ है कि जाति जनगणना होगी। तो हमारे साथ इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए देश के जाने माने अर्थशास्त्री, विचारक, लेखक और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुखदेव थोराट सर हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत। थैंक सर यू। से हम जानना चाहेंगे कि ये जो जातिगत जनगणना भारत में होने वाली है और लगभग 1931 के बाद शायद ये पहला मौका होगा जब जातिगत जनगणना भारत में होगी। तो उसका क्या महत्व है और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे सोसाइटी पे? क्योंकि कास्ट सेंसस से पहले हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी के लिए विशेष जो आयोग था, उसे बनाने की बात कही थी। कालेलकर कमीशन बना, उसके बाद मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 27% आरक्षण मिला। लेकिन उसके बावजूद भी देश में ओबीसी का विमर्श जो है, वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब कास्ट सेंसस से शायद ये विमर्श आगे बढ़ सकता है। कई ओबीसी वर्ग के लोग जो है, वो मुख्य धारा में आ सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में क्योंकि सर आप तेलंगाना में जो कास्ट सेंसस हो रही है, उस पैनल पर भी है और कर्नाटक में भी कास्ट सेंसस हुआ है, बिहार में हुआ है, झारखंड ने भी अनाउंस किया है कि वो कास्ट सेंसस करेंगे। तो ये कास्ट सेंसस का इम्पोर्टेंस क्या है? उससे क्या इम्पैक्ट हो गया? आप क्या सोचते हैं? अ, धन्यवाद कि आवाज़ टीवी ने मुझे बुलाया इस बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे डिस्कशन करने के लिए। केंद्र सरकार ने फाइनली डिसीजन ली है कि जो आने वाला जो पॉपुलेशन सेंसस है उसमें कास्ट का भी समाविष्ट किया जाएगा, इंक्लूजन किया जाएगा। तो एक तरीके से वो कास्ट सेंसस होगा। अ, मेरा ख्याल है ये समझ लेना चाहिए कि कास्ट सेंसस जो डिसीजन ली है वो एकदम से नई बात नहीं है। हुँ, जो कास्ट सेंसस जो सेंसस यहाँ शुरू हुआ वो 1881 से शुरू हुआ राइट। और 1881 से 1931 तक ब्रिटिश पीरियड में सेंसस रहा और 31 के बाद कास्ट सेंसस एक तरीके से आखिरी कास्ट सेंसस था, क्योंकि हमने 48 में जो एक्ट बनाया है सेंसस का हुँ, हुँ। उसमें एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अलावा हम कास्ट का कोई डेटा लेते नहीं। लेकिन इसके पहले मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ कि 1881 से जो सेंसस बने उसमें कास्ट का डेटा कुछ था। अच्छा। पहले रिलीजन का डेटा था, हाँ। मुस्लिम का और रिलीजियस ग्रुप का था। उसके बाद 1901 में हुँ, हुँ। 1910 में हुँ, 01 में नहीं 1910 में अनटचेबल का इंक्लूजन हुआ अच्छा। और उसके कुछ क्राइटेरियाज है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका जो किताब है ना हुँ, हुँ, हु वर अनटचेबल उसमें राइट। क्राइटेरिया दी है जिसके आधार के ऊपर अनटचेबल को आइडेंटिफाई किया ओके। ये 1910 के सेंसस में हुँ, और उसी का फिर सहारा लेके आप समझते हैं कि वो अनटचेबल वर्ड का डिप्रेस क्लास वर्ड बना, फिर डिप्रेस क्लास 1935 एक्ट में शेड्यूल कास्ट
वर्ड बना। इम्पोर्टेंट बात जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि ब्रिटिश के पीरियड में भी ये अवेयरनेस थी कि यस, कास्ट और रिलीजियस बैकग्राउंड होना पॉलिसी बनाने के लिए आवश्यक है। आवश्यक है, और जिस कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो वो डाइवर्सिटी हमने समझ लेना चाहिए। राइट, राइट। और उसके बाद फिर ये जो एक स्टैटिस्टिकल एक्ट जो है 2008 का, उसके पहले का है, उसके तहत स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री भी बनी। अच्छा, तो उसमें वो ये अलाउ करते हैं कि सैंपल डेटा भी आप कलेक्ट कर लो, और Right. स्टेट को अधिकार दिया है कि आप डेटा कर सकते हो। वो ये जो 1948 का एक्ट जो है यूनियन का एक्ट है, राइट। और स्टैटिस्टिकल एक्ट जो है वो उसके तहत स्टेट अपना सर्वे कर सकते हैं। ओबीसी डाटा कलेक्ट करने के लिए। ओबीसी, हाँ, ओबीसी डाटा कलेक्ट करने के लिए उसके तहत आपने सही कहा, उसके तहत फिर 3 राज्य ने अपने ओबीसी के सेंसस किए। कर्नाटका ने किया था, अभी तेलंगाना ने कास्ट सेंसस किया, बिहार में किया, तमिलनाडु ने भी कुछ किया। तो वो जो स्टैटिस्टिकल एक्ट है वो अलाउ करता है स्टेट को कि कुछ अच्छा। सर्वे करे। लेकिन मेरा ख्याल है कास्ट का सेंसस इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2011 से हुई, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बना। हाँ, राइट, सोशल इकोनॉमिक। वो डॉक्टर सेंसस मनमोहन सिंह के समय। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में। लेकिन वो सेंसस नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको सोशियो इकोनॉमिक अच्छा, सर्वे या सेंसस कहा, तो वो पहला था। लेकिन उसका डाटा सामने नहीं आया। उसका डेटा सामने नहीं आया, रीज़न दिया कि इसमें बहुत मिस्टेक्स है वगैरह वगैरह। अच्छा। लेकिन अंदरूनी उसका पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किया है। ओके। बहुत सारी उसमें लिखा भी है। फिर वो मेरा ख्याल 2017 में जब डिक्लेयर हुआ, हाँ, हाँ। वो राजा इसमें लोकसभा में, तो उन्होंने कहा कि इसी सिस्टम यूज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। तो ये अब यहाँ ये जो डिसीजन है वो ये डिसीजन जो है ये बिल्कुल सही, मतलब एक तरीके से ऐसे डिसीजन है कि फुल फ्लेज कास्ट सेंसस होने की बात हो रही है। मेरा ख्याल है उसका इम्पोर्टेंस पहले भी था और अभी भी ये है कि 2-4 रीज़न मैं बताऊँगा। वो कास्ट सेंसस की जो मेरी ज़हन में जो है, वो सरकार भी अपनी तरफ से कह रही है। एक तो है, तो इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ। एक तो कास्ट है, 70% जो हिंदू पॉपुलेशन है उसकी सोशल सिस्टम जो है कास्ट है, और कास्ट बहुत सारी कास्ट है, फिर सब कास्ट है। तो कास्ट के बेसिस के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस तय होता है। यस। अनफॉर्चुनेटली कास्ट क्या करती है कि इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल और इवन पॉलिटिकल राइट डिसाइड करती है। अब तो नहीं है, घटना में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आई है, Right. लेकिन अभी भी प्रैक्टिस में जो है और हिस्टोरिकली है कि जो सारा सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेट है वो कास्ट डिटरमिन करती है। इसलिए ये ज़रूरी सरकार को लगा, अब शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को तो पॉपुलेशन सेंसस में है ही, ये सरकार को लगा कि भाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सारे जाति की हमें मालूम होनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरह पॉलिसी बनाएं। राइट। और आप ये भी देखेंगे कि इंक्रीजिंगली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बाद ग्रुप बेस्ड पॉलिसी की डिमांड बड़ी हुई। जाट आए, मराठाज आए, Right. पूरा मंडल कमीशन ओबीसी हाँ। आया, फिर महिला आए जिनका रिजर्वेशन उनको मिला है, Yes. फिर दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन के लिए आया। तो उससे इससे भी एक एहसास हुआ कि भाई कास्ट के बेसिस के ऊपर लोगों की समस्याएं जो है सोशो इकोनॉमिक सेक्टर डिटरमिन होता है, और उसी को समझाने के लिए फिर पॉलिसी बनाने के लिए कास्ट सेंसस होना बहुत ज़रूरी है। और भी है उसके रीज़न कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन आप लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के बारे में भी है कि Right. भाई सरकार ऐसी नीति बनाएगी कि जिसके वजह से उनको इक्वल शेयर और पार्टिसिपेशन मिलेगा। राइट। डेवलपमेंट की बात की है। और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो सीधा लिखा हुआ है हाँ। कि नाम ही उसका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी ऐसी बनाए जिससे वेल्थ इनइक्वालिटी ना बढ़े और गरीबों को उसकी परेशानी ना हो, Right. उसकी पावर्टी ना बढ़े। और ये क्लॉज है कि सोशल जस्टिस शेड्यूल कास्ट को देने के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उसके लिए पॉलिसी बनाए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे रीज़न है राइट। जिसके लिए कास्ट सेंसस की ज़रूरत महसूस हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये होगा, जो इम्पोर्टेंट रीज़न है ये, कि कास्ट जो है वो व्यक्ति का, हर एक कास्ट का सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस डिटरमिन किया है इन द पास्ट, और वो भी कर रहा है, क्योंकि उसमें कास्ट का इन्फ्लुएंस इसलिए है कि कास्ट डिनाइड इक्वल राइट। राइट। शेड्यूल कास्ट को एजुकेशन का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी का नहीं था, बिजनेस का नहीं था, महिलाओं को नहीं था, ओबीसी को जमीन
चलन कल्टीवेट करने का था, लेकिन शिक्षा का नहीं था। हाँ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जब हम कहते हैं, उसका मतलब ये है कि हम ये राइट डिनाई करते हैं जिसका असर आज भी दिख रहा है। तो इसलिए इसका स्टडी करना, राइट। डिस्क्रिमिनेशन का भी स्टडी करना और उसके ऊपर फिर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाना, ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और इसके माध्यम से फिर इक्वल शेयर और पार्टिसिपेशन देना, पॉलिटिक्स में देना, गवर्नमेंट सर्विसेज में देना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देना, महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना। जब आपको पता चल जाए कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है तो आप दे सकते हैं। राइट। और उसमें कास्ट स्पेसिफिक पॉलिसी भी डेवलप कर सकते हैं, ग्रुप स्पेसिफिक पॉलिसी भी डेवलप कर सकते हैं। ये कुछ मेरा ख्याल है बहुत सारे फायदे हैं कास्ट सेंसस के। बिल्कुल, आपने कहा कि कास्ट सेंसस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, विशेषतः ओबीसी वर्ग के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि ये सारा पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, तो डेटा का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है कि अलग-अलग वेज से उसका डेटा कलेक्ट हो कि सोशली कितना बैकवर्ड है, एजुकेशन कितना बैकवर्ड है, भूमि सुधार की बात हो या फिर और अन्य पैरामीटर्स जो भी बनते होंगे उसके। तो डेटा कलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितने शिद्दत से या कितने ऑनेस्टली हो सकता है? ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है अमन, क्योंकि कास्ट का डेटा कलेक्ट करना बड़ी मुश्किल बात है। पॉपुलेशन सेंसस में तो हम बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है व्यक्ति के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में कलेक्ट करते हैं। उससे शेड्यूल टाइप के कुछ सिलेक्टिव सवाल है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं। उसमें ये पूछा जाता है कि एजुकेशन लेवल तुम्हारी क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो उसमें ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। लेकिन कास्ट में आप उसका कास्ट बैकग्राउंड पूछ रहे हो, किस सब कास्ट का है, और कास्ट पूछ रहे हो, और फिर जाके उसको उसकी सारी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति, एजुकेशनल लेवल, ये सारी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो। तो मेरा ख्याल है ये डेटा मिलने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है। 2011 का भी है, उन्होंने बहुत सारे करेक्शन किए उसमें, और ये स्टेट लेवल पे भी कुछ सेंसस हुए हैं। तो ये नहीं है कि मुश्किल होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर सोच समझ के क्वेश्चनर बनानी होगी। जो ऑब्स्टेकल है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि एक सैंपल सर्वे भी करें ताकि पता चले, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात है जो और लोग गौर नहीं कर रहे हैं और जिससे मैं डिस्टर्ब हूँ। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसके बारे में ज़्यादा कभी कहता नहीं है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी स्टेट को कहा है कि भाई आप रिजर्वेशन ओबीसी को दे दो या सब क्लासिफिकेशन करके रिजर्वेशन दे दो, ये कभी नहीं कहा उन्होंने कि डिस्क्रिमिनेशन है तो रिजर्वेशन दे दो या डिस्क्रिमिनेशन भी स्टडी करो। ये कहा है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है क्या, ये स्टडी करो। ये कर अब अंडर रिप्रेजेंटेशन तो बहुत सारे फैक्टर से होता है। अंडर रिप्रेजेंटेशन यदि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से वजह से हो रहा है, तब जाके रिजर्वेशन की पॉलिसी जस्टिफाइबल होती है। तो कास्ट सेंसस में यदि हम कास्ट के बारे में कर रहे हैं और कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन और डिनायल ऑफ इक्वल राइट, अनफेयर पार्टिसिपेशन यदि एक बहुत बड़ा हिस्सा कास्ट का है, तो उसके ऊपर अलग से क्वेश्चनर बना के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है वो बहुत डिफिकल्ट काम तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। अब जैसे आप लीजिए, एंटी अटैचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है हमारा 1955 का, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट या एट्रोसिटी एक्ट। तो उसने 20-25 या एट्रोसिटी एक्ट में 37 फॉर्म्स और अटैचेबिलिटी एक्ट में 17-18 फॉर्म्स है जिसको डिस्क्रिमिनेशन माना है, डिफाइन किया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। तो वो आप लेके क्वेश्चन में डाल सकते हो, ताकि आपको पता चले कि समाज में अभी भी कास्ट सिस्टम कायम है या नहीं है। यदि है तो फिर किस फॉर्म में हो रही है उसके लिए पॉलिसी करेंगे। इसके ऊपर जितनी तवज्जो होनी चाहिए उसकी उतनी नहीं है। फोकस किस पे हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन का इंफॉर्मेशन ले ले और पॉलिसी बनाए। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो अभी भी उनको परेशानी होती है, उनका पार्टिसिपेशन कम होता है, उस डिस्क्रिमिनेशन को आपको सेंसस का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो 3 सर्वे हुए हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन के सवाल नहीं इंक्लूड किए। अच्छा, 1-2 ही की है। तो लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट में, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का तो अभी पता ही नहीं है। तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, इन बिजनेस, इन फार्मिंग, और दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सुसाइड हो रहे हैं। तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति को समझने के लिए
क्वेश्चनर बनानी पड़ेगी, उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ेगी। जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी है, 10-15 साल रहती है। तो मेरा ख्याल है ये प्रिकॉशन डेटा कलेक्शन करने में लेनी होगी, बिल्कुल। तो फिर उसका कुछ फ़ायदा होगा। बिल्कुल, डेटा कलेक्शन में प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, तो कुछ बेनिफिट इन वर्गों को हो सकता है। लेकिन एक हम देख रहे हैं कि कास्ट सेंसस की जैसी बात आई, तो काफ़ी सवर्ण लोग काफ़ी नाराज़ भी हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी 30% है। कुछ लोगों ने कहा कि कौन जात हो, ये पूछोगे। तो कहीं न कहीं एक डर है, कहीं न कहीं एक मायूसी है। कहीं न कहीं उनमें भी एक ऐसा लगता है कि वो डर गए हैं, मायूस हैं। आप कैसे देखते हैं कि उनके नज़रियों को? नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने अननेसेसरीली कंसर्न नहीं होना चाहिए। राइट, इसमें जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ सेक्शन है, राइट। उनका पार्टिसिपेशन और उनको कोई अनइक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हुँ। घटना में लिखा हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी, यस। इक्वालिटी। और घटना में ये भी लिखा हुआ है 16-15 में कि भाई किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे, नहीं धर्म के होना आधार चाहिए। पे, जेंडर के आधार पे होगा नहीं। तो वो तो प्रोटेक्शन उनको है। ऑलरेडी है। हाँ, और होगा क्या कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और दूसरे जो नॉमेडिक है, उसका बड़ा एविडेंस बेस उसके लिए पॉलिसी बनाएगी। राइट। आज क्या हो रहा है कि एविडेंस है नहीं है, हाँ, हाँ। और ये बहुत सारी कंप्लेंट आती रहती है कि आपने सही तरीके से कास्ट को इंक्लूड नहीं किया। हाँ। जो डिजर्व करता है शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करने के लिए उसको ट्राइब में डाला है। कुछ हाँ, एग्जाम्पल हाँ, है। हो गए हैं। जो ट्राइब है उसको शेड्यूल कास्ट में डाला है। हुँ। जैसे बंजारा के बारे में कहते हाँ, हैं हाँ, कि हाँ। उसको शेड्यूल कास्ट में डाला है कैरेक्टरिस्टिक उनकी एक हाँ। नॉमेडिक ट्राइब की। तो मेरा ख्याल है इस सेंसस से ये होगा कि सही कास्ट बैकग्राउंड भी पता चलेगा, और दूसरा जो है प्रॉब्लम्स क्या है उनकी वो राइट। पता चलेगा। उसी प्रॉब्लम को लेके भी नीति बनाई जाएगी। हाँ। तो उससे इनके ऊपर कोई असर तो नहीं होगा ना आएगा। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि समाज में हार्मोनी आएगी। हाँ, ये ये महत्वपूर्ण ये बात देखो है। रिजर्व ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इससे कास्टिज्म बढ़ेगा, हाँ, एंटी सोशल बिलीफ बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। हाँ। यदि आप देखेंगे जो कॉम्पिटिंग इन इनइक्वालिटी, ये किताब है, पहली किताब है ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन पे, मार्क गैलेंटन की। अच्छा। तो उसने ये एंगल स्टडी किया है कि भाई जब रिजर्वेशन आता है तो हार्मोनी बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। राइट। तो उसने ये कहा कि एम्प्लॉयज़ जो शेड्यूल कास्ट का ट्राइब का ब्यूरोक्रेसी में औरों के साथ बैठ रहा है, काम कर रहा है, तो औरों को डिस्कशन करके उनके प्रॉब्लम जो है समझने में आसानी हो जाती है। राइट। तो प्रेजुडिस दूर हो जाता है कि हाँ। नहीं भई हमारा ये प्रेजुडिस है हुँ। या सही इनकी प्रॉब्लम है। हुँ। या अब लोकसभा में लोग इकट्ठा बैठते हैं, बातें करते हैं, हुँ। तो रिजर्वेशन के थ्रू इक्वालिटी आ जाती है, हुँ। और इक्वालिटी के थ्रू आने से उसका अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। प्रेजुडिस दूर हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, और एक हार्मनी बनती है। और सबसे तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि सब तबके की प्रगति होती है ना, हुँ, हुँ। तो वही ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का। हुँ। तो मुझे लगता है कि ये कंसर्न जो हाई कास्ट का, वो कंसर्न नहीं होना चाहिए, और कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। हुँ। और जब डेटा सामने हो तो सब पता चल जाएगा कि उनका शेयर है, उनको हाँ, कितना है, कोई कितना नहीं है। कितना नहीं है। यस, यस। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये भी है कि इतनी सारी जातियाँ भारत में हैं, लगभग 6000 से अधिक जातियाँ हैं और हर कास्ट में सब कास्ट भी है। तो लगभग 24,000 के आसपास ऐसी जातियाँ भारत में हैं। तो अब ये 50% की रिजर्वेशन की लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और कई लोग डिमांड ये करते हैं, जैसा महाराष्ट्र में मराठा सेगमेंट है, या उधर जाट है, या उधर कापू है आंध्रा में या तेलंगाना में, दक्षिण भारत में कुछ और प्रोमिनेंट कास्ट है, वो भी डिमांड कर रही है। अब ये अगर सभी कास्ट की इकट्ठा गिनती हो जाए, तो ये 50% की जो लिमिट दी है, और जो एक स्केयर भी है सबके मन में कि अगर 50% रिजर्वेशन की लिमिट हटा दी जाए, तो फिर इक्वल शेयर नहीं रहेगा, विशेषतः सवर्णों के मन में भी ये डर है। तो कैसे देखते हैं ये कैसे होने वाला है आने वाले दिनों में? क्या 50% की लिमिट रहनी चाहिए, या फिर 50% की लिमिट क्रॉस करके सभी को ऑक्युपाई करना चाहिए? हाँ, ये 50% का इश्यू जो है ये बहुत चर्चा में है। हुँ। लेकिन आपने उससे मिलता हुआ एक सवाल भी आपने जो पूछा, बड़ा वो इम्पोर्टेंट है कि कास्ट सेंसस जब 2011 में हुआ, हुँ।
और भी जो स्टेट लेवल पे हुए उसमें एक परेशानी ये आ गई कि सबकास्ट के डाटा कलेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम है। हाँ। वो ये है कि एक ही जाति के 2-2 हज़ार नाम है। अच्छा। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। मैं जाट रिजर्वेशन की कमेटी का चेयरमैन था। हाँ। तो जाट के है करीब 1000 नाम है। तो आप अच्छा। कैसे करें? तो पहला काम इनको ये करना होगा, जो मैंने पहले कहा कि डेटा के बारे में, हाँ। कि स्टैंडर्डाइज सबकास्ट तय कर ले हर एक राइट। कास्ट में। हाँ। अब शेड्यूल कास्ट के लिए तो है हाँ। कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये उनकी सबकास्ट है। हाँ। ये ट्राइब है, ये उनकी ट्राइब है। सबकास्ट है। ओबीसी के लिए भी है। हाँ। उसी तरह सबके लिए सबकास्ट जो है निश्चित कर ले और उसी के लिए डेटा वो कलेक्ट कर ले। हाँ। अच्छा, जहाँ तक 50% का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि 50% लिमिट जो है ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज करके तो नहीं बनी। ये सुप्रीम कोर्ट की वो डिसीजन है। हाँ। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुई कि भाई रिजर्वेशन जो है 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है उनके दिमाग में जो इफिशिएंसी मेरिट इसका कंसंट्रेशन हो, वो भी है, और कि भाई दूसरा है कि औरों को भी स्पेस मिलनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट की वजह से और रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसकी वजह से उनको इक्वल शेयर नहीं मिलता है, तो ये सभी ग्रुप को इक्वल शेयर तो मिलना चाहिए। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि 50% लिमिटेशन है। तो मुझे लगता है कि यदि सोशियो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को देख के आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इतनी सबकास्ट है, इतने ग्रुप है जिनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी जरूरी है, यदि वो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है और वो यदि 50% के ऊपर चले जाता है, तो मेरा ख्याल है उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक टैग है, कंडीशन है, सब्जेक्ट टू इफिशिएंसी, सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये और ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने डाला है उसमें भी। पहले भी उनके मेमोरेंडम देखेंगे ना आप 1930 के और 1920 के, इफिशिएंसी उन्होंने रखा हुआ। ये नहीं, वो ये कह नहीं रहे कि हम कह रहे कि भाई बिल्कुल आप जो क्वालिफाइड नहीं उसको मत लो, लेकिन आप कुछ मिनिमम तय कर लो। जो लड़का स्कूल में जाएगा या एम्प्लॉय जाएगा, वो अपना काम कर सकता है कि नहीं, उतना क्वालिफिकेशन दे दो। हाईएस्ट मत दे दो, मिनिमम दे दो। ये हाईएस्ट के दिमाग है इनके दिमाग में। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ग्रुप आइडेंटिफाई होगा, जिसकी स्थिति खराब है, अंडर रिप्रेजेंटेटेड है और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, उनको फेयर शेयर देने के लिए रिजर्वेशन के सिवा और कोई चारा नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज में यही पॉलिसी है। यदि ये 50% के ऊपर चल जाता है तो मेरा ख्याल है उसमें ये नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि 50 से 60% भी गया, तमिलनाडु है या तो उससे कुछ और जो ग्रुप है उनका शेयर कुछ कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है ना कि इसके ऊपर फोकस जो है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब पे एक फोकस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पे है। अरे भाई 80% 75% तो आपका प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ रिजर्वेशन है ही नहीं। और होगा भी तो मेरा ख्याल लिमिटेड होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इंक्रोचमेंट होगा यदि लिमिट बढ़ गई 50% के ऊपर। और 50% के लिमिट कोई सेक्टर्स और लिमिट नहीं है, वो एक लीगल जनरल कंसिडरेशन था। बिल्कुल। एक बात जैसा आपने कहा कि बहुत सारा जो गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेटाइज हो गए हैं, गवर्नमेंट के जॉब्स की लिमिट भी 2% तक की है। तो अगली डिमांड ये भी है कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की बहुत सालों से डिमांड चल रही है, विशेषतः SC/ST वर्ग के लोग ये डिमांड कर रहे हैं। तो अब जब इसमें डाटा कलेक्ट होगा, तो जैसा आपने भूमि की बात कही या अलग अलग क्राइटेरिया पर डाटा कलेक्ट होगा, तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर भी क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकती है कि इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और कुछ लेवल पे तो प्राइवेट सेक्टर ने एक्सेप्ट ही किया। 2003 में जब डिबेट चला, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई और उनके सामने हम लोगों ने रखा कि भाई इससे तो डी रिजर्वेशन होगा। जैसे आप प्राइवेटाइज करते हो रिजर्वेशन चले जाता है। तो फिर 5 साल तक डिबेट चला। 2008 में एक अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी फॉर प्राइवेट सेक्टर आई। 3 लेवल की है वो स्कॉलरशिप देते हैं, बिजनेस शुरू करने में मदद करते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन में मदद करते हैं। तो जनरली प्राइवेट सेक्टर ने ये एक्सेप्ट तो कर लिया है कि रिजर्वेशन की अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी की ज़रूरत है। जॉब में रिजर्वेशन को नहीं मान रहे और वैसे जॉब देने में प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन उनका विरोध किसके लिए है? लॉ
अच्छा, लॉ कानून नहीं, के लिए लॉ है। नहीं बनाया। कानून बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। बाइंडिंग होना नहीं हाँ। चाहिए। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी या स्पेसिफिक कोटा देना, इसका मुख्य आधार जो है कि ग्रुप का डिस्क्रिमिनेशन होता है नहीं। मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन है, इसके बावजूद भी उसको नहीं मिलता है। तो सरकार को तो भी आके कोई नीति बनानी पड़ेगी ना कि उसको कम से कम शेयर मिले, और उसका आधार फिर लोग सरकार बनाती है कि भाई कम से कम पॉपुलेशन के हिसाब से हो। तो मेरा ख्याल है प्राइवेट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ, रेगुलर सैलरी जॉब में डिस्क्रिमिनेशन है, है। अब बिजनेस में भी है, मैंने अपनी स्टडी में पाया कि फार्मिंग में भी है। राइट। तो रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है वो धीरे धीरे आएगी। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कल परसों कहा है कि यूपीए 2 ने जो आर्टिकल मेरा ख्याल है 16 है, उसमें प्रोविजन है हाँ, कि पहले तो रिजर्वेशन था गवर्नमेंट में और प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन में। हाँ। अब उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, तो उसने कहा सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन हो सकता है बाय रेगुलेशन। लेकिन बहुत सारे राज्य ने उसके रेगुलेशन नहीं बनाए, तो प्रोविजन ऑलरेडी है प्राइवेट Already सेक्टर है। के लिए। हाँ। उसको एक्सटेंड करना है आपको जॉब के लिए राइट। और बिजनेस के लिए और फार्मिंग के लिए। तो मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है और होना चाहिए। एक मेरा सवाल यह है कि बड़ा दिलचस्प मामला है कि पहले SC ST वालों को विशेषता कहते हैं कि कोटा वाले आए हैं, आरक्षण वाले आए हैं। अब ये कास्ट सेंसस होने के बाद में क्या ये टैग मिट जाएगा, क्योंकि अभी तो 10% आरक्षण सवर्णों को ही मिलता है? हाँ, वो तो है। मतलब ये जो कोटा वाले, कैटेगरी वाले, हाँ, कैटेगरी ये जो और गवर्नमेंट के जवाई, जवाई, हाँ, दामाद। ये जो, हाँ, ये जो ये IIT मुंबई है, हाँ। जहाँ सुसाइड हुए, हाँ। उन्होंने बड़े अच्छे इंटरनल सर्वे किए हैं। अच्छा। वो प्राइवेट है लेकिन हाँ। मैंने पढ़े हैं वो। उसमें इतना ह्यूमिलिएशन होता है बच्चों का, ये कैटेगरी, कोटा, सन इन लॉ, ये सारा, और चीज़ों से कम, लेकिन ये ह्यूमिलिएशन के वजह से सुसाइड पे पुश करते हो आप, साइकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हो। साइकोलॉजिकल डैमेज। तो ये तो है, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि OBC भी आएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी आ रहा है। तो मेरा ख्याल है अब इसका मतलब ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के तरफ ये कॉमन कंसेंसस बढ़ रहा है कि भाई ये हमारी सोसाइटी में ज़रूरी है कि हमारी कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, रिलीजन पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कलर पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है अब कॉमन कंसेंसस हो रहा है, अब विरोध नहीं होगा। अब पहले जैसे विरोध करते थे वो एक सेक्शन, अब उसको भी स्पेस मिली है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, और थोड़ा सा कुछ सेक्शन को जो है उसको रिजर्वेशन भी बोला है। तो मेरा ख्याल है एक कंसेंसस बन रहा है, एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगा। लेकिन यही है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति जो एटीट्यूड है ना, उसकी ओरिजिन रिलीजन की भी है ना, अनटचेबल है, पोल्यूटिंग है, वो ये कंटेम की फीलिंग शेड्यूल कास्ट के प्रति बहुत ज़्यादा है, उसको कम होने के लिए टाइम लगेगा। अच्छा। लेकिन रिजर्वेशन, जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, मेरा ख्याल है अब क्रिटिसिज्म कम होगी क्योंकि ये सेल्फ क्रिटिसिज्म होगी फिर। सेल्फ क्रिटिसिज्म होगी, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि ये जो अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी है या रिजर्वेशन की पॉलिसी है, केवल भारत में नहीं है, अन्य देशों में भी है, आपने उसको स्टडी भी किया है, तो अब इसका इम्पैक्ट भारत की सोसाइटी पे क्या होगा? इम्पैक्ट तो ये होगा कि देखिए, वो तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है, जैसे मैंने कहा कि इस पे आधारित है कि ये इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल राइट जो है एक बहुत बड़े तबके को डिनाई किया है उन्होंने पास्ट। एजुकेशन है, प्रॉपर्टी का राइट है, बिजनेस का राइट है, तो उसकी वजह से कास्ट इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, और पॉलिटिकल का मतलब है माइनॉरिटी होने की वजह से चुन के नहीं आ सकते, रिजर्वेशन नहीं हो तो। एजुकेशन भी है, तो इनइक्वालिटी जो है वो इंटरकास्ट इनइक्वालिटीज कास्ट के बेसिस के ऊपर है, और वो अभी भी डिस्पाइट द प्रोग्रेस चल रही है। तो रिजर्वेशन का ये इम्पैक्ट होगा कि इनइक्वालिटी कम होगी और इक्वालिटी बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी। और जब समानता बढ़ती है इकोनॉमिकली, सोशल और पॉलिटिकल, तो कंट्री ग्रो करती है और देश ग्रो करेगा, बिल्कुल, और हार्मोनी आएगी और डेवलपमेंट होगी, वेलबींग होगा सभी का। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि कितना योगदान पाते हैं ये सारे
ओबीसीज को उनका जस्टिफिकेशन देने के लिए बहुजन आंदोलन कहें या अम्बेडकर आंदोलन का, क्योंकि सबसे पहले डिमांड तो इसी वर्ग से आई है। भले ही SC/ST को पहले से रिजर्वेशन मिला है, उनकी जनगणना पहले से होती आई है। नहीं, ये तो आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बाबा साहेब की देन है। राइट। 1920 से उन्होंने शुरू किया। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 1931 में मिला हाँ। और जॉब में रिजर्वेशन मिला 1944 में। गवर्नमेंट का GR है उसके बारे में। हाँ। और दुनिया में जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी आई है वो 60s के बाद आई। अच्छा। तो ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इन द वर्ल्ड इज ए फर्स्ट पर्सन हु कॉइन द कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, गिविंग फेयर शेयर। तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट की शुरुआत किया, लेकिन अब वो एक शेड्यूल ट्राइब पे एक्सटेंड हो गया, ओबीसी पे एक्सटेंड हो गया, अब रिलीजियस को रिलीजन पे हुआ है, जेंडर पे हुआ है। लेकिन ओबीसी के लिए तो बाबा साहेब ने प्रोविजन की है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ। और बोले भी है। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओबीसी ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। बहुत बहुत छोटा सा तबका ये रिकॉग्नाइज करता है। हाँ। लेकिन ये जो लार्जर मेजॉरिटी ओबीसी है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता बाबा साहेब की इस कंट्रीब्यूशन को। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कास्ट ये हायरार्किकल इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, तो ओबीसी तो अनटचेबल पे एट्रोसिटी करता है। जैसे आपने ये बात कही कि बाबा साहेब अम्बेडकर ही आरक्षण के कंसेप्ट के जनक हैं। संविधान सभा में एक समय ऐसा भी आया था शायद कि जब रिजर्वेशन के कंसेप्ट का विरोध भी हुआ था, बाबा साहब ने फिर कुछ समय के लिए टाल भी दिया था लिखना। नहीं नहीं नहीं, बाबा साहेब ने नहीं। बाबा साहेब का मैं समझता हूँ कि 1919 से लेके यूँ समझ लीजिए कि उनके अंत तक, 56 तक या 54 तक कहिए, लगातार वो रिजर्वेशन और रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज को और इकोनॉमिक एंड एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए लगातार वो बोलते रहे, कहीं छोड़ा नहीं उन्होंने। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उनको जो चाहिए था, जो पॉलिसी शेड्यूल कास्ट के लिए चाहिए थी, वो उन्होंने इसमें दी है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज में दी है, जो घटना में वो लाना चाह रहे थे। तो जो भी बाबा साहेब ने सजेस्ट किया है वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा। और उससे वो नाराज तो थे, दुखी थे, लेकिन खुश इसलिए थे कि कुछ किया उन्होंने, कुछ तो कर लिया। हाँ। तो वो लगातार करते रहे, छोड़ा नहीं उन्होंने। हाँ। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशन में, पब्लिक सर्विस में और पॉलिटिक्स में होना चाहिए। 31 में उनको सिर्फ पॉलिटिक्स में मिला, पूना पैक्ट के थ्रू। वो भी मेथड सही नहीं थी लेकिन मिला। फिर उन्होंने पूना पैक्ट में एक पैराग्राफ है कि भाई कोशिश की जाए कि पब्लिक सर्विस में और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। तो जैसे ही लेबर मिनिस्टर बने 1942 में, तो पहली बार उन्होंने सरकार को, वाइसराय को लिखा और फिर उनको रिजर्वेशन मिला पब्लिक सर्विस में। 8.5% था पहले, फिर बाद में उसको पॉपुलेशन के हिसाब से किया। और फिर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए स्कॉलरशिप बनाई, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप आज जो चल रही है 70 साल से, उनकी वजह से आई। लेकिन जब घटना का डिस्कशन हो रहा था तो वो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इससे हमें फायदा हो नहीं रहा। जो शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुन के जाता है वो हाई कास्ट चुनते हैं, तो वो रियल नहीं होता है। तो उन्होंने नागप्पा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, शेड्यूल कास्ट थे लेकिन कांग्रेस के थे, उनको बताया कि आप ये डिमांड करो, जब कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को पास करने का मौका आया तो उन्होंने कहा चलो सेपरेट इलेक्टोरेट तो आप नहीं मानते हो और एक्सेप्ट नहीं करते हो, जॉइंट इलेक्टोरेट तो भी है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट खड़ा रहता है, सभी जाके चुनते हैं, लेकिन वो रियल नहीं हो सकता है क्योंकि हाई कास्ट डिसाइड करता कौन चुन के जाएगा। तो क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्टोरेट का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। अच्छा। कि जिस शेड्यूल कास्ट को 3-4 शेड्यूल कास्ट खड़े हैं, जिसको 30% वोट मिलेगा उसको ही, उसके ही फाइनली वोट काउंट किए जाएंगे। ओके। तो कम से कम उस शेड्यूल कास्ट के ऊपर ये बंधन रहेगा कि भाई मुझे यदि चुन के आना है तो मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ ताकि वो 30% मुझे वोट दे दे। फिर लगातार लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने कहा है कि लैंड को नेशनलाइज करो, नहीं हो सकता है तो जो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है उसको आप दलितों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर उन्होंने सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट लाया है, उसका जोर देते कहा उन्होंने कि भाई शेड्यूल कास्ट की बस्ती है जो है, सेटलमेंट अलग से हो, उनको ज़मीन दे दो ताकि फिर उनके रिलेशन जो हाई कास्ट के साथ वो नहीं रहेंगे जिससे हाई कास्ट
एट्रोसिटी करे। और बाकी तो अब ये है ना कि स्टेट एंड माइनॉरिटी पे तो उन्होंने हाँ, स्टेट सोशलिज्म की बात की है कि हाँ, इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट हो राइट। और सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूट में आए हुँ। और सेपरेट सेटलमेंट हो। वो हुँ, माइनॉरिटी के लिए भी सजेशन दी है। हुँ, तो आप देखेंगे कि ये किताब आई है जिसके ऊपर मैं बाद में कहूँगा, लेकिन आखिरी के स्पीच में भी उन्होंने कहा हुँ, है कि हुँ, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। राइट। तो आखिरी तक वो लगातार लड़ते रहे हुँ, हुँ, इसके लिए कि उनको लगता था कि ये इस पॉलिसी के शेड्यूल ट्राइब का भला होगा, हुँ, उसके लिए वो लगातार करते रहे और आखिरी में नहीं छोड़ा। फिर वही समाज को चेंज करना है, इसमें तो हुँ, सारी कस्टम और इथॉस जो है वो सारी इनइक्वालिटी पे है, हुँ, तो भई कन्वर्जन करना ज़रूरी है बुद्धिज़्म में, राइट। आखिरी तक। हाँ, कंटिन्यू इस लगे रहे वो। कि समाज को ऐसे मूल्य देने हैं, हाँ, हाँ। ऐसे विचार देने हैं जिससे वो समानता के ऊपर बिहेव करे, तो वो आखिरी दिया। तो वो बिल्कुल सिंगल हैंडेडली डेडिकेटेड आदमी थे जिन्होंने मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए काम किया। इतना डेडिकेशन किसी को किसको नहीं नहीं था। दिखाया जाता। तो ये थे मिस्टर डॉक्टर थुरत सर, जिन्होंने हमें बताया कि कास्ट सेंसस से देश में इक्वालिटी आएगी, हार्मोनी आएगी और देश एक प्रगति की राह पे चलेगा। सबको समान अधिकार, सबको समान न्याय मिलेगा जब अच्छा, लेकिन इसमें कंडीशन ज़रूर है कि डाटा जो है प्रॉपर होना चाहिए। उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे से होना चाहिए। अगर डाटा ठीक आता है तो जितने भी कास्ट जो पीछे रह गए हैं, उन्हें अपलिफ्ट करने का सरकार के पास मौका मिलेगा। पॉलिसीज़ बन सकती है और इसमें कोई सर का ये कहना है कि बहुत सोच समझ के उन्होंने कुछ सजेशंस भी किए हैं। अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो डेफ़िनिटली ये कास्ट सेंसस एक टर्निंग पॉइंट देश के लिए बन सकता है। तो सर, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की और हमारे लोगों का जो है आपने ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आवाज़ का।